गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज आप लोगों के लिए फिर से आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का जीके जीएस का प्रैक्टिस से लाए हैं, जो आपके 2025 आगामी एग्जाम होने वाली है। जो ग्रुप डी एनटीपीसी का जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा इसका उपयोग रहेगा। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस से रहेगा 19। इससे पहले 18 प्रैक्टिस कंप्लीट हो गया, तो वो आप लोग जो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। और यह आपको जीके जीएस का जो प्रैक्टिस से जाएगा, अन्य और कोई भी एग्जाम रहेगा, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी या पीसीएस का किसी भी एग्जाम होगा तो वो इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, आज का हम लोग पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना के सेनापति का नाम बताना है। तो बताइएगा, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले उनका सेना का सेनापति का नाम बताना है। पहला ऑप्शन अल हजाज, ऑप्शन में कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन में सी बोलता है अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन नंबर डी बोलता है मोहम्मद बिन कासिम। चलिए आप लोग बताइए। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का बोलेगा कि शासनकाल कब से, तो बताइएगा 1206 से लेकर 1210 के बीच में। तो ये भी आप लोग बता सकते हैं। इसका उस समय का राजधानी कहाँ था, तो इस समय का राजधानी था लाहौर। तो ये लाहौर राजधानी था। तो ये सब बताइएगा आप लोग। इसे फिर किस वक्त नाम से जाना था, लाख बख्श के नाम से भी जाना था, लाख बख्श के नाम से। चलिए नेक्स्ट आगे क्या बात है, इसी का कौन था सेनापति, बख्तियार खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइमिंग था, टाइम पीरियड कब से कब, 1296 से लेके 1316 के बीच में। ठीक है, तो ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बारे में और भी आएगा डिटेल, हम लोग एक्सप्लेन करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता के नाम से जाना जाता है। तो बताइएगा, पहला ऑप्शन है हुसैन शाह, ऑप्शन में बारबक शाह, ऑप्शन में अमीर खुसरो, ऑप्शन में नानक। चलिए इसका आंसर क्या हम लोग बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। चलिए आगे देखते हैं, अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। अमीर खुसरो क्या था, 1253 से लेकर 1324 तक उसका मतलब कि वो जगह जगह पे अपने जो जो राजा थे उन लोगों के लिए काम किया करते थे। एक महान सूफी कवि था, संगीतकार था, विद्वान था और इतिहासकार था। तो देखिए कौन कौन सा इसका टैग था, सूफी कवि, संगीतकार, विद्वान और इतिहासकार के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बड़ी बोली का विकास किया था और उनका उर्दू साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता था। उर्दू का साहित्य के जनक के रूप में भी अमीर खुसरो को जाना जाता है। अमीर खुसरो को क्या होता है, कव्वाली का भी जनक जाना जाता है। कव्वाली का जो जनक होता है अमीर खुसरो, इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अमीर खुसरो को कहा सितार, तबला जैसे संगीत उपकरणों का भी आविष्कार किया था। किसका किसका, सितार का और तबला का भी आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं, ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो ब्राह्मण पर जजिया टैक्स जो लगाया था, दिल्ली के सुल्तान का नाम बताना है। पहला ऑप्शन फिरोज तुगलक, ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन से मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी। चलिए तो सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, फिरोज तुगलक। तो इसका सही जवाब होगा फिरोज तुगलक। ठीक है, तो नहर नहर वगैरह जो लाया था, ठीक है, नहर वगैरह तो सिंचाई वगैरह का जो प्रबंध लाया था ये फिरोज तुगलक लाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जस्ट अभी बता दिए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानते हैं, जिसे किसको पागल बादशाह का नाम से जाना जाता है, और ये शिक्षित था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जस्ट बता दिया था, कब क्या था, 1296 से लेकर 1316 के बीच में। ठीक है, तो ये सब आप लोग याद रखेगा। उसी के समय में और भी बहुत सारा ये हुआ, तो उसको नेक्स्ट अभी आएगा तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन में लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन में लॉर्ड रिपन, और ऑप्शन में विलियम बेंटिंग। तो बताइए 57 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल। सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। डलहौजी, यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी के नाम किसका है, हड़प नीति। तो हड़प नीति लाया था, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं ल- फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कौन है, लॉर्ड कैनिंग, ये लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो रिपन के बारे में जानते हैं, ये जनगणना के बारे में जो बताया था। ठीक है, तो 10वीं आधार पर जनगणना जो होता है उसके बारे में बताया था। विलियम बेंटिंग, तो विलियम बेंटिंग क्या था, विलियम बेंटिंग जो सती प्रथा पे रोक लगाया था। सती प्रथा पे रोक लगाया था, किसका द्वारा,
राजा राम मोहन, ठीक है। तो राजा राम मोहन कब? 1829 में। तो ये सब आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप हुआ था? तो बताना दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव कौन सी लड़ाई के परिणाम स्वरूप? पहला तो पानीपत की तीसरी लड़ाई, ऑप्शन बी पानीपत की दूसरी लड़ाई, ऑप्शन नंबर सी हल्दी घाटी की लड़ाई, ऑप्शन नंबर डी पानीपत की पहली लड़ाई। चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? पानीपत की पहली लड़ाई के द्वारा क्या था? मुगल साम्राज्य की नींव हो गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि और इससे रिलेटेड पानीपत का पहला लड़ाई दूसरा लड़ाई कब कब हुआ था उसके बारे में। चलिए तो देखते हैं पानीपत का पहला लड़ाई क्या हुआ था। ये तीन गो युद्ध हुआ था जिसमें से पहला लड़ाई 1556, दूसरा 1556 और तीसरा 1761 में। तो 3 युद्ध हुआ था। तो तीनों युद्ध का डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है 26 में, 56 में और 61 में, 1761 में। तो पहला युद्ध में देखते हैं कौन। पहला युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था जिसमें से कौन? बाबर के जीत हुआ था। इसी समय में मुगल साम्राज्य के स्थापना कर लेता फर्स्ट लड़ाई में, ठीक है। दूसरी लड़ाई में क्या होता है? अकबर और हेमू के बीच होता है। तो अकबर और हेमू के बीच होता है जिसमें से अकबर की जीत होती है, दूसरी लड़ाई, ठीक है। तीसरी लड़ाई देख लेते हैं। तीसरी लड़ाई में क्या होता है? मराठों के साथ होता है और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। तो मराठा और अब्दाली के बीच में होता है जिसमें क्या अब्दाली की जीत होती है। तो तीसरे युद्ध हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं। इसमें बताया है विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तुगलक वंश ने, संगम वंश ने, तालुक वंश ने और देवरा वंश ने। बताइए विजय किसने की थी? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी संगम वंश। तो क्या हो जाएगा? संगम वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो बताना है हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी। पहला ऑप्शन है प्रयाग, ऑप्शन में थानेश्वर, ऑप्शन में कन्नौज और ऑप्शन में मथुरा। चलिए तो सही आंसर जो हम लोग बढ़ते हैं। तो हर्षवर्धन की राजधानी के बारे में बोला था। हर्षवर्धन आरंभिक राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी कन्नौज। तो आप जानते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं कन्नौज के बारे में। तो इसका जो हर्षवर्धन का शासन कब हुआ था? 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक। तो ये याद रखिएगा इनका शासनकाल 606 से लेकर 647 ईस्वी तक। इनकी राजधानी अभी जस्ट बताए थे कहाँ थी? कन्नौज। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कन्नौज। चलिए फिर साहित्यिक योगदान। तो हर्षवर्धन का साहित्य में क्या क्या योगदान उनके देखते हैं। हर्षवर्धन ने क्या करा? संस्कृत नाटकों जैसे कि नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शनी की रचना की। तो ये तीनों रचना याद रखिएगा, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागवंश। हर्षवर्धन उनके दरबार में कवि कौन कवि था? बाण भट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखा था। तो उनका प्रमुख दरबारी कवि का नाम क्या था? बाण भट्ट, ठीक है। जिसने क्या कौन सी लिखा था? हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी जो हर्षवर्धन के जीवन और शासन का वर्णन करता था। तो हर्षचरित मतलब वो लिखा था, ठीक है, हर्षवर्धन के द्वारा और उनके जीवन के चर्चा के बारे में बताता है। चलिए अगला देख ले हेनसांग। हेनसांग कौन था? चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन का शासनकाल के दौरान भारत आया था और अपनी यात्रा वृत्तांत में उसने शासन का विस्तृत जानकारी का वर्णन किया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा था। उसके समय में फिर हेनसांग भी आता था। कौन था? एक प्रकार चीनी यात्री था और उसके जितने भी शासन हुआ था तो उसके बारे में सारा चीज ये बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं बाबर ने तुझू के बाबरी नामक अपने स्मरण किस भाषा में लिखे? तो आपको बताना बाबर तुझू के बाबरी नामक कौन सी भाषा में वो लिखे थे। पहला ऑप्शन मंगोल, ऑप्शन में फारसी, ऑप्शन में तुर्की, ऑप्शन में अरबी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुर्की भाषा। तो क्या हो जाएगा? तुर्की भाषा में ये लिखी थी बाबर ने तुझू के बाबरी, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ था स्थित है? तो बताना है दक्षिण भारत में स्थित जैन केंद्र बताना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रामेश्वरम, ऑप्शन है काचीपुरी, ऑप्शन नंबर सी श्रवण बेलगम, ऑप्शन डी मदुरई। चलिए बताइए तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी कहाँ? श्रवण बेलगोला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब श्रवण बेलगोला। तो चलिए तो अब यहाँ जैसे कि जैन जैन धर्म के बारे में आया था, ठीक है। तो जैन धर्म का संस्थापक कौन था? महावीर स्वामी। तो ये भी याद रखिए कितना नंबर पे? 24 नंबर पे, ठीक है, 24 नंबर पे था।
तो फिर ये रहेगा, तो फिर अलग अलग फिर महावीर स्वामी के बारे में जब डिटेल में फिर हम आएगा क्वेश्चन तो उसके बारे में कर लेंगे। जैसे कि उसका जन्म के बारे में याद रखिएगा 540 BC, ठीक है। तो ये भी ईसा पूर्व में, तो ये याद रखिएगा 540 ईसा पूर्व में। इसका कौन सा जगह पे हुआ था? वैशाली के कुंडल ग्राम, ठीक है। तो वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था, कुंडल ग्राम में। तो इस जगह पे उनका जन्म हुआ था। उनका पिता का नाम क्या था? लिच्छवी नरेश था। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका बचपन का नाम बोल देगा, तो बचपन का नाम था वर्धमान, वर्धमान। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बचपन का नाम वर्धमान। चलिए फिर देख लेते हैं जैन धर्म के बारे में कुछ। तो यह धर्म कितना 24वां तीर्थंकर शिक्षाओं पर आधारित था, ठीक है। तो अंतिम कौन था? तो यही 24वां नंबर पे था महावीर स्वामी, याद रखिएगा। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? मोक्ष प्राप्त करना था, और जो कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना था, तो ये भी था। फिर इसमें देख लेते हैं जैन धर्म के बारे में 24 तीर्थंकर में। तो महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर था। ऋषभवेद जो है प्रथम तीर्थंकर, याद रखिएगा। फर्स्ट तीर्थंकर बोलेगा तो ऋषभवेद। अजितनाथ था सेकंड तीर्थंकर, और शंभुनाथ था थर्ड तीर्थंकर। तो ये तीनों तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम द्वितीय तृतीय, आज 24वां नंबर पे महावीर स्वामी। तो हो गया जैन धर्म के बारे में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। उन यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। तो यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था, कौन निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, विक्रमादित्य या बिंदुसार? चलिए, तो यूनानियों को बाहर निकालने का काम कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत ही प्रतापी शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसके पहले था चंद्रगुप्त मौर्य। ये कौन सा? मौर्य वंश का स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से वंश का स्थापना किया था? मौर्य वंश का स्थापना करता है। चलिए फिर उसको मौर्य वंश के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं हम लोग। मौर्य वंश के बारे में हम भी जान लेते हैं क्या है मौर्य वंश को। मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य था, इसी का दूसरा नाम का क्या नाम था? सेंडरकट था या एंड्रोकेटस। तो याद रखिएगा, सेंड्रोकेटस या एंड्रोकेटस के नाम से भी चंद्रगुप्त मौर्य के नाम को जाना जाता है। इसका शासन काल बोल देगा तो कब से? 322 से लेकर 298, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व। तो ये याद रखिएगा, ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य। इसी समय में क्या ना विशाखदत्त जो आया था रचयिता, उसे मुद्रा विशाखदत्त रचयिता मुद्रा, ठीक है। तो इसी समय में ये सब था। फिर बोलेगा चंद्रगुप्त मौर्य का जो क्या था गुरु का नाम कौन था? विष्णुगुप्त था। तो ये भी याद रखिएगा। फिर लास्ट में जब चंद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है तो कहाँ होती है? श्रावण बेलगोला में। तो ये भी याद रखिएगा, श्रावण बेलगोला में वो जाकर उनकी मृत्यु हो जाती है। वहां पर क्या करता है? वो अपना शरीर त्याग कर देता है। चलिए अशोक के बारे में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम, तो फर्स्ट में आया चंद्रगुप्त मौर्य। फिर दूसरा में कौन था? बिंदुसार आता है, बिंदुसार। फिर बिंदुसार के बाद कौन आता? अशोक आता तीसरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब विक्रमादित्य जिसे जानवे करते हैं, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी विक्रमादित्य को जाना जाता है। और क्या कहता है? सिक्का पे बीना बजाते हुए इसको दर्शाया गया। तो विक्रमादित्य को सिक्का पे बीना बजाते हुए दर्शाया गया। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए देख लेते हैं। तो अभी जस्ट बताया था कब हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का? 322 से लेकर 298 सब तक। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का क्या सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। उन्होंने, उनका गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। इसी का नाम मतलब विष्णुगुप्त, ठीक है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, चाणक्य का नाम ही। फिर इसी समय चाणक्य के समय कौन से एक वो पुस्तक लॉन्च किया था? कौन सा पुस्तक था? अर्थशास्त्र। इसमें क्या बताता है? राजनीतिक के बारे में बताता है, ठीक है। युद्ध के बारे में नहीं, वो सब के बारे में, राजनीति के बारे में बताता है चाणक्य के द्वारा जो पुस्तक लॉन्च किया गया था। जिसका वंश को आगे बढ़ गया था अशोक महान जैसे शासक का जन्म हुआ था। अशोक के बारे में फिर हम लोग नेक्स्ट जब वीडियो आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। कलिंग युद्ध हुआ था 261 BC में, तो वो सब फिर नेक्स्ट जब आएगा तो उसमें फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। तो आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, जो कि भी नए हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नया से नया इंफॉर्मेशन इसी तरह का अपडेट मिलता रहे जीके जीएस का। जो कभी जीके जीएस का तैयारी करते हैं तो चैनल पर जुड़ जाइए, हम आपका कंप्लीट जीके जीएस का करवा देंगे। RRB NTPC या अन्य पीसी से जाऊँ किसी का भी। तो आज के